Assalamu alaikum dear students. I am Ghulam Dastagir, subject specialist in chemistry at Divisional Public School and College Sahiwal. Dear students, you are going to have my video lecture on chemistry FSC part 1. Let's start today's lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 से लेक्चर नंबर 24 पढ़ेंगे, जिसमें हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं एवोगाड्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो हम एवोगाड्रोस लॉ के हवाले से बात करते हैं। एवोगाड्रोस लॉ की डेफिनेशन है इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मीन्स अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेस के सेपरेटली एक एक मोल हों और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हो, तो फिर उन गैसेस के वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल होंगे। क्यों? इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं चैप्टर नंबर 1 में से कुछ आर्टिकल्स को। हमने चैप्टर नंबर 1 में एक आर्टिकल पढ़ा था मोलर वॉल्यूम। वो क्या था कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। कि हमारे पास कोई भी गैस हो, उसका एक मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर हमेशा 22.414 वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। जबकि हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी थी जिसको हमने कहा था एवोगाड्रोस नंबर, कि अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस हो, उसके एक मोल में हमेशा एवोगाड्रोस नंबर पार्टिकल्स होंगे कि 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि हमारे पास 3 मुख्तलिफ गैसेस हीलियम, अमोनिया और ऑक्सीजन, जिनका एक एक मोल अलग अलग वेजल्स के अंदर मौजूद है। हमने टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखा है सबके लिए, तो फिर तीनों गैसेस के वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होंगे। जैसा कि ये तस्वीर आपके सामने है, जिसमें हम देख रहे हैं कि तीनों गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर हैं और वॉल्यूम भी बराबर है। इस बात की मजीद वजाहत के लिए हम ये टेबल देखते हैं। इस टेबल में तीनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, मींस के एक एक मोल हैं। तो फिर मोलर वॉल्यूम के तहत सबका वॉल्यूम भी बराबर है और एवोगाड्रोस नंबर के मुताबिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बराबर हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं। ये उस वक्त होगा जब हम कंडीशंस को सेम रखेंगे। लेकिन इसमें एक बात जिसको अपने तवज्जो से देखना है, वो कि सब गैसेस के मॉलिक्यूल भी बराबर हैं, वॉल्यूम भी बराबर हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर हैं, लेकिन मास बराबर नहीं है। क्योंकि the mass of the substances
is always depends upon molecular mass of the substances, और molecular mass हर substance का मुख्तलिफ होता है। अब हम अगर ये कहें मोलर वॉल्यूम के तहत कि नंबर ऑफ मोल्स चूंकि बराबर होंगे तो फिर वॉल्यूम भी बराबर होगा, तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब फिर वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास किसी भी गैस का 1 मोल हो तो उसका वॉल्यूम होगा 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर, जबकि हमने एवोगाड्रोस नंबर में ये पढ़ा है कि मॉलिक्यूल होंगे 1 मोल के अंदर हमेशा 6.02 × 10⁻23। अब अगर हम इनके नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते हैं, मींस डबल करते हैं, तो फिर वॉल्यूम भी डबल होगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फिर एवोगाड्रोस लॉ को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस is directly proportional to the number of moles of the gas if the temperature and pressure remains constant। कि वॉल्यूम किसी भी गैस का हमेशा नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा, बशर्ते कि हम टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन रखें। तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? V प्रोपोर्शनल टू N। तो हम प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं तो V इक्वल टू KN। K यहां पर क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो K इक्वल टू V ओवर N। अब अगर हमारे पास फर्ज करें कि 2 गैसेस हैं मुख्तलिफ 1 और 2, तो फिर ये इक्वेशन दोनों गैसेस के लिए गैस 1 के लिए बन जाएगी K1 इक्वल टू V1 ओवर N1, और इस तरह गैस 2 के लिए बन जाएगी K2 इक्वल टू V2 ओवर N2। अब यहां पर K1 और K2 चूंकि कांस्टेंट हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो फिर K1 इक्वल टू K2, जब हम K1 और K2 की वैल्यूज पुट करें तो फिर हमारे पास इक्वेशन बनती है V1 ओवर N1 इक्वल टू V2 ओवर N2। ये हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन बनी है। अब इस लॉ के हवाले से जो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं हम उसको भी साथ देखते हैं। मसलन क्वेश्चन नंबर 9 है शॉर्ट क्वेश्चंस में, इसका बी पार्ट है डू यू थिंक दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ अमोनिया at 0 degree Celsius and 1 atmosphere will have Avogadro's number of particle। कि क्या आपका यह ख्याल है कि 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM पर हाइड्रोजन और अमोनिया के 1 मोल के नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होंगे? आंसर क्या होगा? एवोगाड्रोस पार्टिकल के अंदर हमने ये देखा था कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। चूंकि नंबर ऑफ मोल दोनों गैसेस के बराबर हैं तो इसका मतलब है फिर पार्टिकल्स भी बराबर हैं, मींस कि नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों गैसेस के बराबर होंगे। इस तरह सी पार्ट है जस्टिफाई दैट 1 cm³ of hydrogen and 1 cm³ of methane at STP will have same number of molecules while 1 molecule of CH4 is 8 times heavier than that of hydrogen।
कि 1 ml हाइड्रोजन का और 1 ml मीथेन गैस का एट एसटीपी विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनके मॉलिक्यूल बराबर हैं, जबकि मीथेन गैस के एक मॉलिक्यूल का वजन हाइड्रोजन से 8 गुना ज्यादा है। तो आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, V प्रोपोर्शनल टू N के वॉल्यूम हमेशा नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन वॉल्यूम कभी मैस के प्रोपोर्शनल नहीं होता है। मीन्स के वॉल्यूम ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स बट नॉट ऑन मैस ऑफ द मॉलिक्यूल। अब चूंकि नंबर ऑफ मोल्स बराबर है इसमें दोनों गैसेस के, तो फिर से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो बराबर होंगे लेकिन मैस बराबर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। ये लॉ प्रपोज किया था जॉन डाल्टन ने, इसलिए कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर हो किसी एक कंटेनर में और उनमें मुख्तलिफ गैसेस की मिकदारें मुख्तलिफ हों, फिर हर एक गैस का प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सेपरेटली, जिसको नाम दिया गया पार्शियल प्रेशर का। तो पार्शियल प्रेशर क्या हुआ? पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल मीन्स part of one object out of the total parts of all the objects, के तमाम हिस्सों में से एक हिस्सा पार्शियल कहलाता है। और इस तरह पार्शियल प्रेशर क्या होगा? प्रेशर ऑफ वन गैस आउट ऑफ द टोटल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस इन दैट कंटेनर। मिसाल के तौर पर ये तस्वीर में हम देख रहे हैं, एक गाड़ी है जिसको मुख्तलिफ लोग धक्का लगा रहे हैं। अब गाड़ी पर जो टोटल फोर्स अप्लाई हो रही है वो हर फर्द की अपनी अपनी फोर्स का मजमुआ है। लेकिन अगर हम बात करें किसी एक फर्द की फोर्स, वो कितनी होगी? तो हम कहेंगे द फोर्स अप्लाइड बाय वन पर्सन ऑन दिस कार out of all these person is called partial force या partial pressure। तो इस हवाले से अगर हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करें तो उसकी डेफिनेशन है, टोटल प्रेशर exerted by mixture of non-reacting gases in a container is equal to the sum of the partial pressure of each gas। कि अगर हमारे पास एक कंटेनर के अंदर मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हों तो उस कंटेनर में जो टोटल प्रेशर होगा वो हर एक गैस के अपने अपने प्रेशर के मजमूए के बराबर होगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 3 गैसेस हैं और अलग अलग कंटेनर्स में हैं, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और उनमें जो प्रेशर है हर एक गैस का वो 1 atm है। जब हम इन गैसेस को इकट्ठा कर देते हैं एक कंटेनर के अंदर, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, तो फिर जो टोटल प्रेशर होगा उस कंटेनर में जिससे तीनों गैसेस इकट्ठी की, तो उसके अंदर टोटल प्रेशर तीनों गैसेस के अपने अपने प्रेशर के मजमूए के बराबर होगा। मींस हर एक गैस का एक एक एटीएम प्रेशर था, तो फिर कंटेनर जो जिसमें सारी गैसेस मिक्स हैं वो टोटल प्रेशर 3 atm शो करेगा। क्यों? इसलिए कि मॉलिक्यूल्स गैसेस के हमेशा रैपिडली मूव करते हैं। जब मूव करते हैं तो फिर हर गैस के मॉलिक्यूल के पास एक जैसा चांस होता है कि वो आपस में
या दीवार कंटेनर की दीवार के साथ टकराते हैं। तो इस तरह हर गैस अपने नंबर ऑफ मोल्स के बराबर या नंबर ऑफ पार्टिकल के मुताबिक इंडिपेंडेंटली अपना प्रेशर डेवलप करती है। जबकि टोटल प्रेशर, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जब गैसेस ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, फिर टोटल प्रेशर डिपेंड करेगा टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट कंटेनर है इसमें स्टीम के मॉलिक्यूल हैं जिनकी मिकदार ज्यादा है और वो दीवार से टकराते हैं, तो वो जो प्रेशर डेवलप कर रहे हैं वो है 8 बार का। इस तरह दूसरे कंटेनर में एयर के मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी मिकदार कम है, फिर इसलिए उनका प्रेशर भी कम है और वो है 2 बार। जब हम दोनों गैसेस को इकट्ठा करते हैं कि कंटेनर में, तो फिर जो टोटल प्रेशर होगा वो स्टीम और एयर के अलग अलग प्रेशर के मजमूए के बराबर होगा। मीन्स के 8 और 2, तो फिर टोटल प्रेशर हो जाएगा 10 बार, क्योंकि ये दोनों के अलग अलग प्रेशर के मजमूए के बराबर है। इस तरह अगर हमारे पास 3 गैसेस का मिक्सचर है एक कंटेनर में, गैस 1, 2 और 3 का, इसमें हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर P1, P2 और P3 है, जबकि नंबर ऑफ मोल्स हैं N1, N2 एंड N3। तो फिर जो टोटल प्रेशर शो करेगा वो कंटेनर, जिसको हम PT कहेंगे, तो वो कितना होगा? वो होगा हर एक गैस के अपने अपने प्रेशर के मजमूए के बराबर। हम PT इक्वल टू P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 प्लस प्रेशर ऑफ गैस 2 प्लस प्रेशर ऑफ गैस 3। इसी तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे या नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे N1 प्लस N2 प्लस N3। तो हम प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT, या P हमारे पास है N into RT ओवर V। अब हम गैस 1 के लिए ये प्रेशर क्या होगा? P1 इक्वल टू N1 RT ओवर V। RT ओवर V चूंकि सब गैसेस के लिए एक जैसा है, क्योंकि कंटेनर सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा। R कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, फिर RT ओवर V कांस्टेंट हो जाएगा। तो फिर हमारे पास P1 के प्रेशर ऑफ गैस 1 विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1, क्योंकि P1 प्रोपोर्शनल टू N1। इसी तरह गैस 2 के लिए हमारे पास P2 हो जाएगा P2 प्रोपोर्शनल टू N2, और इस तरह गैस 3 के लिए P3 प्रोपोर्शनल टू N3। इस तरह हम टोटल प्रेशर कैलकुलेट करें तो PT इक्वल टू NT RT ओवर V, या PT इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RT ओवर V। तो ये हमारे पास टोटल प्रेशर होगा कंटेनर का। अब हम उसी तरह इस आर्टिकल के हवाले से भी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक्सप्लेन दैट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ओनली ओबेड बाय दोज गैसेस व्हिच डू नॉट हैव अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग देमसेल्व्स। कि डाल्टन लॉ सिर्फ उन गैसेस पर अप्लाई होता है जिनके मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती हैं। आंसर क्या है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है टू एक्सर्ट प्रेशर गैस मॉलिक्यूल मस्ट मूव फ्रीली एंड स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ द कंटेनर विदाउट एनी हिंड्रेंस।
उनको बगैर किसी रुकावट के कंटेनर की दीवार से टकराना चाहिए। लेकिन अगर उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होंगी, फिर मॉलिक्यूल अब उस अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से फ्रीली मूव नहीं कर सकेंगे और दीवार के साथ उस फोर्स से नहीं टकराएंगे जिस फोर्स से वो टकरा सकते थे, इसलिए उनका प्रेशर कम होगा। इसीलिए डाल्टन्स लॉ उस गैस पर अप्लाई नहीं होगा जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होंगी। अब हम देखते हैं कि किसी मिक्सचर में से एक गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फर्स्ट करें, वी हैव टू गैसेस, गैस ए एंड गैस बी इन ए कंटेनर विद पार्शियल प्रेशर्स PA and PB and number of moles of Na and Nb. According to general gas equation, PAV equal to NaRT, ये गैस A के लिए इक्वेशन बनेगी। इस तरह गैस B की इक्वेशन क्या बनेगी, PBV इक्वल टू NbRT। जबकि हमारे पास टोटल प्रेशर की जो इक्वेशन है वो क्या थी, PTV इक्वल टू NTRT। अब हमारे पास ये तीन इक्वेशंस हैं, तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेशन नंबर 3 से अलग अलग डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बन जाती है PAV ओवर PTV इक्वल टू NART ओवर NTRT। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास हुआ PA ओवर PT इक्वल टू NA ओवर NT, या PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A इक्वल टू NA ओवर NT इनटू PT। लेकिन NA ओवर NT हमारे पास होता है XA। XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन गैस विद टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द गैसेस इन द कंटेनर। तो फिर इस तरह क्वेश्चन 4 हमारे पास हो जाएगी PA इक्वल टू XA PT गैस A के लिए, और गैस B के लिए हमारे पास होगी PB इक्वल टू XB PT मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू टोटल प्रेशर। इसका मतलब यह हुआ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस एंड टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अगर हमें किसी मिक्सचर में से किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करना हो तो हम इसको फिर 3 स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टेप कौन कौन से होंगे, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स इफ नॉट गिवन इन डाटा। अगर डाटा में या स्टेटमेंट के अंदर वो नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए तो हमें सबसे पहले हर गैस के अलग अलग और टोटल नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने होंगे। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, हम मोल फ्रैक्शन मालूम करेंगे हर गैस की। और तीसरा स्टेप क्या होगा कि मल्टीप्लाई दिस मोल फ्रैक्शन बाय टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है जो न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व करते हैं इन्हीं 3 रूल्स को फॉलो करते हुए। क्वेश्चन है, देयर इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन ऑक्युपाइंग ए वेसल ऑफ वॉल्यूम 13 डेसीमीटर क्यूब एट 37 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। The mass of hydrogen and helium are 0.8 gram and 0.12 gram respectively.
कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर एंड टॉर्क ऑफ ईच गैस इन द मिक्सर। एक कंटेनर में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन तीनों गैसेस का मिक्सचर है, जिसका कंटेनर का टोटल वॉल्यूम 13 dm³ है। टेम्परेचर उसका 37 डिग्री सेल्सियस है। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। जबकि हाइड्रोजन का मैस है उस गैस में 8 ग्राम और हीलियम का है 0.12 ग्राम। तो हमने हर गैस का पार्शियल प्रेशर टॉर यूनिट्स के अंदर कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन डाटा क्या है? वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस 13 dm³, टेम्परेचर 37 प्लस 273 इक्वल टू 310 K मीन्स केल्विन। ये हमने 273 क्यों ऐड किया? क्योंकि हमने ये पढ़ा है केमिस्ट्री में कि केमिस्ट्री की कैलकुलेशन में हमेशा हम केल्विन स्केल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम सेल्सियस स्केल को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करेंगे। प्रेशर 1 atm या 760 टॉर्क। अब हम वही 3 स्टेप अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। पहला स्टेप हमारा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। यहां पर इस क्वेश्चन में क्योंकि उसने नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए जबकि मैसेज दिए हैं गैसेस के, तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, टोटल नंबर ऑफ मोल्स के लिए। तो N इक्वल टू PV ओवर RT। हमने इनकी वैल्यू पुट की तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास टोटल आए वो हैं 0.51 मोल्स। इसमें मिक्सर में तीनों गैसेस के जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 0.51 मोल्स हैं। अब हम हर गैस के अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो गैस 1 के लिए या हाइड्रोजन के लिए मैस है 0.8 ग्राम। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फॉर्मूला होता है मैस ऑफ द सब्सटेंस ओवर मोलर मैस। तो 0.8 ओवर 2.016 ये बने 0.396 मोल्स। इसी तरह हीलियम के लिए मैस है 0.12 ग्राम, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स बने 0.03 मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल हमने कैलकुलेट करने हैं मीथेन के। उसका क्वेश्चन के अंदर उसने मैस नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि हम टोटल मोल्स में से दोनों गैसेस के मोल्स माइनस करेंगे तो हमारे पास मीथेन के मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन हमारे पास होगा टोटल मोल्स माइनस मोल्स ऑफ हाइड्रोजन माइनस मोल्स ऑफ हीलियम। 0.51 माइनस 0.396 माइनस 0.03, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन हमारे पास हैं 0.084 मोल्स। अब हमारा स्टेप 2 स्टार्ट होगा। स्टेप 2 क्या है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस। मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन XH2, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हमारे पास बने 0.776। इसके साथ मैंने कोई यूनिट नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन का कभी कोई यूनिट नहीं होता। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, ये वैल्यू पुट करने से हमारे पास आती है 0.058। इस तरह मीथेन की मोल फ्रैक्शन हमारे पास है 0.164। अब हम थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर।
मोल फ्रैक्शन हमारे पास है 0.776, टोटल प्रेशर है 1 at ATM, तो ये हमारे पास बना 0.776 ATM। चूंकि हमने टॉर यूनिट्स के अंदर कैलकुलेट करना है, फिर 1 ATM हमारे पास होता है 760 टॉर, तो हम 0.766 को 760 टॉर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आता है 589.76 टॉर। इस तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम ये हमारे पास आता है 44.08 टॉर, और इस तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन ये हमारे पास आता है 124.64 टॉर। इस तरह हमने 3 स्टेप्स को अप्लाई करते हुए पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट किए तीनों गैसेस के टॉर यूनिट के अंदर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सरसाइज का, वो क्या है, व्हाट प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ 2 ग्राम ऑफ हीलियम एंड 8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट 273 K इन 10 DMQ वेसल। अब इस क्वेश्चन में उसने टोटल प्रेशर पूछा है। पहले क्वेश्चन में क्या था, पार्शियल प्रेशर, अब इस क्वेश्चन में क्या है, टोटल प्रेशर। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास डाटा है, मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम, मास ऑफ नाइट्रोजन 8 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर V 10 DMQ, टेम्परेचर है 273 केल्विन, R की वैल्यू है 0.0821 ATM DMQ पर मोल पर केल्विन। टोटल प्रेशर हमने मालूम करना है, तो हम यहां पर पहला स्टेप अप्लाई करेंगे। तो पहला स्टेप है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं 1 मोल, नाइट्रोजन के हैं 0.286 मोल्स। इस तरह टोटल मोल हमारे पास हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 1 प्लस 0.286 इक्वल टू 1.286 मोल्स। अब हम जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं, PTV इक्वल टू NTRT। हमने टोटल प्रेशर मालूम करना है, तो PT हमारे पास है NTRT ओवर V। वैल्यू पुट की सबकी, तो हमारे पास टोटल प्रेशर आता है 2.88 ATM। इस तरह हमने उसी तरह स्टेप्स को अप्लाई करते हुए टोटल प्रेशर कैलकुलेट किया। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ, कि रियल लाइफ के अंदर डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन कहां कहां पर होती है। नंबर 1 है कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर। हम लैब्स के अंदर डिफरेंट गैसेस प्रिपेयर करते हैं बाय केमिकल रिएक्शंस। जब हम उन गैस को कलेक्ट करते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हम डिलीवरी ट्यूब में से गैस को पास ऑन करते हैं और वाटर बाथ के अंदर सिलेंडर को उल्टा रखते हैं, तो फिर गैस वाटर में से पास ऑन होकर सिलेंडर में इकट्ठा होती है। तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स वाटर में से पास ऑन होते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी सिलेंडर में इकट्ठे होते हैं। तो फिर वो जो प्रेशर डेवलप करेंगे सिलेंडर के अंदर, वो सिर्फ गैस का प्रेशर नहीं होगा, बल्कि वो वाटर मॉलिक्यूल का प्रेशर भी होगा। तो इस तरह फिर हम टोटल प्रेशर पहले कैलकुलेट करते हैं। वो हमारे पास होता है प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ वेपर्स, जबकि प्रेशर ऑफ वेपर्स को हम कहते हैं एक्वस टेंशन। फिर हम प्योर गैस या ड्राई गैस का प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन को माइनस कर देते हैं। इस तरह हम ड्राई गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास हो सकती है, वह रेस्पिरेशन प्रोसेस।
रेस्पिरेशन प्रोसेस के 3 डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं। मसलन नंबर 1 है कि हम नॉर्मल एयर प्रेशर में या नॉर्मल एयर में हम रेस्पिरेशन करते हैं। जब हम नॉर्मल एयर में रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं तो ऑक्सीजन और CO2 हमारे लंग्स में एक्सचेंज होती है। किस वजह से? ड्यू टू देयर डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर्स, लंग्स के अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर। जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन गैस हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर होता है 158 टॉर, जबकि हमारे लंग्स में पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का 116 टॉर। फिर ऑक्सीजन हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एब्जॉर्ब हो जाती है। जबकि जब हम एक्सहेल करते हैं तो CO2 मूव आउट होती है, बाहर निकलती है, क्योंकि लंग्स में CO2 का प्रेशर होता है 40 टॉर, जबकि एटमॉस्फेयर में CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 0.3 टॉर। तो इस डिफरेंस की वजह से CO2 लंग्स में से एटमॉस्फेयर में मूव करती है। अब एक डायग्राम में आप देख रहे हैं कि CO2 मूव आउट कर रही है ब्लड में से, जबकि ऑक्सीजन मूव इन कर रही है ड्यू टू डिफरेंस इन देयर पार्शियल प्रेशर्स बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। इस तरह एक और मोड हो सकता है रेस्पिरेशन का, वो है एट हायर अल्टीट्यूड। जब हम हाई एरिया पर जाते हैं तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जितनी हाइट ज्यादा होती जाती है एयर का प्रेशर या एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता जाता है। जब एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता है उसका मतलब है फिर उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम होगा। अब जितनी हाइट ज्यादा होगी ऑक्सीजन का प्रेशर उस हिसाब से कम होता जाएगा, यानी कि 158 टॉर से कम हो जाएगा, तो फिर हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ये डायग्राम आप देख रहे हैं जिसमें जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं इसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का भी कम होता है और एटमॉस्फेयर प्रेशर भी कम होता जाता है। इसीलिए जब पायलट्स प्लेन्स में मूव करते हैं तो उनको इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए या तकलीफ से बचाने के लिए प्रेशराइज्ड कैबिन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कैबिन के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर 158 टॉर कायम रहे और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह तीसरा मोड हो सकता है रेस्पिरेशन इन डीप सी, कि जब सी डाइवर्स डीप सी में डाइव करते हैं तो उनको भी सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। क्यों? इसलिए कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं एयर प्रेशर बढ़ जाता है। जब एयर प्रेशर बढ़ेगा तो वेन्स में भी एयर प्रेशर ज्यादा होगा, जबकि जो ऑक्सीजन वो कैरी कर रहे होते हैं सिलेंडर के अंदर उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने की वजह से फिर वो सांस प्रॉपर्ली नहीं ले सकेंगे। फिर इस मुश्किल से बचने के लिए सी डाइवर्स अपने साथ ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर विद डिफरेंट रेशो कंटेनर में कैरी करते हैं और डेप्थ के हवाले से हीलियम के प्रेशर को एडजस्ट करके ऑक्सीजन के प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। यह डायग्राम आपके सामने है कि जैसे जैसे हम डेप्थ में मूव कर रहे हैं प्रेशर बढ़ता जा रहा है और सी डाइवर्स के पास जो सिलेंडर है उसमें मिक्सचर है हीलियम का और ऑक्सीजन का विद डिफरेंट रेशो।
अब हम अपने सारे लेक्चर को रीकैप करते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने एक पढ़ा एवोगाड्रोस लॉ, उसके अंदर हमने पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। वो हमने क्या पढ़े थे कि वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू एन, और फिर हमने उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन पढ़ी। इसी तरह फिर हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को पढ़ा। इसके अंदर हमने पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर के रिलेशन को पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर लास्ट में हमने रियल लाइफ के अंदर डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन कहां पर होती है। अब एक छोटी सी असाइनमेंट है कि हमें पता है कि एयर में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और तकरीबन 1% CO2 होती है। हम गाड़ी के टायर में एयर जब फिल करते हैं तो आपने उस टायर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करना है। जिस टायर का वॉल्यूम 10 dm³ है और वो टोटल प्रेशर शो करता है 20 atm। तो अगर हम इस हवाले से हिंट दें तो हिंट है कि वही 3 स्टेप अपने अप्लाई करने हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स और हर गैस के अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स अपने कैलकुलेट करने हैं। दूसरा स्टेप होगा कि आप मोल फ्रैक्शन हर गैस के अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और फिर उस मोल फ्रैक्शन को आप टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करके हर गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम कर लेंगे। दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों होती है? डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने लेक्चर को तवज्जो से सुना होगा और समझा होगा। तो आप इस तरह मेहनत से काम करते रहें, तवज्जो से पढ़ते रहें, अपनी मंजिलों की तरफ सफर करते रहें। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।